हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अनुश्री अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉम। सो यूपीएससी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पेपर 2 अभी रिसेंटली हुआ है। 2019 में जो पेपर हुआ है, पेपर हमारे सामने है और इस वीडियो में हम उस पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे कि किस तरह का पेपर आया था, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, ईजी आया था, टफ आया था, और जो 2020 में एग्जाम देने वाले हैं उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस पेपर को लेकर। तो ये इस पेपर 2 के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। आपको बता दूं, पेपर 2 के अंदर वी हैव ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इन चारों सब्जेक्ट के ऊपर पेपर 2 बनता है। उस पेपर 2 के पूरे क्वेश्चंस का हम एक बार एनालिसिस करेंगे कि किस किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं। तो अगर आप इस चैनल पर यूपीएससी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, आपने इसके कोर्स इस यहाँ पे देखे हैं या फिर देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स में अलग अलग कोर्सेज देख सकते हैं। कार्ड्स में एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक्स मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो नाउ कमिंग बैक टू दिस पेपर, जो 2019 का जो पेपर है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का, उसमें देखिए ये बहुत ही डायरेक्ट, बहुत ही स्पेसिफिक पेपर था। सारे क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट थे और सभी क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से डिटेलिंग दी हुई थी, बहुत आसानी से किया जाने। अब मैं ये कहूँगी कि काफ़ी इजी पेपर था। अगर आपने बेसिक्स भी पढ़ के गए हैं आप पेपर 2 के, तो आप इजीली इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, इस पेपर को हम अच्छे से देखते हैं। इसमें इस पेपर में 8 क्वेश्चंस हैं जिनको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिंट किए गए हैं। आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, 250 मार्क्स का पेपर होता है। आपको 3 आवर्स में अटेम्प्ट करना होता है, 3 घंटों में अटेम्प्ट करना है। हर एक ये 5 सेक्शंस दिए हुए होंगे, ये 5 जो क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के सब पार्ट होंगे कई। एक क्वेश्चन 50 नंबर का होगा, तो ओवरऑल 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो आपके 250 मार्क्स बनेंगे। चॉइसेस दी गई है, आप इसमें से आप ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट और जो 5th क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, और बाकी 3 क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखिए कि जो 2 सेक्शन है, उन 2 सेक्शन में से हर एक सेक्शन में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है। सो इन तीनों में से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम ईच सेक्शन। ऐसे नहीं है कि तीनों आपने एक ही सेक्शन से ले लिया है। तो आपके पास समझ में आता है कि 2 सेक्शन आपको दिए हुए गए हैं। इसके अंदर 2 सेक्शन में से आपको फर्स्ट और 5th क्वेश्चन तो कंपलसरी है, बाकी 2, 3, 4 और यहाँ पे 5, 6, 7, 8, तो आप इन तीनों में से कोई भी 1 या 2, और इन तीनों में से कोई भी 2 या 1। अगर इसमें से एक क्वेश्चन ले रहे हैं तो यहाँ से 2 करना होगा, तो 3 हो गए, तो 1, 2, 3 और फिर 4, 5, तो 5 क्वेश्चन का सम हो जाएगा। उस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर, बहुत सिंपल है ये। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन का आपको समझाया हुआ है, साफ बताया गया है कि जिस मीडियम में आपने अपना फिल किया है, यूपीएससी का फॉर्म, मेंस का फॉर्म फिल किया है, उसी मीडियम में आप आंसर करेंगे। किसी और मीडियम में अगर आप आंसर करेंगे तो उसे चेक नहीं किया जाएगा। आप अपने क्वेश्चंस को सीरियल वाइज अटेम्प्ट इनमें करना है। मतलब अगर आपने 5 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के अटेम्प्ट किए हैं उन्हीं को चेक किया जाएगा, आगे के क्वेश्चन को चेक नहीं किया जाएगा। अगर आपने 3rd क्वेश्चन को हाफ अटेम्प्ट करके 6th क्वेश्चन कंप्लीट अटेम्प्ट कर दिया, तो 3rd क्वेश्चन आपका चेक होगा। जो पहले क्वेश्चन जो किया है वो चेक होगा, बाद का किया गया क्वेश्चन चेक नहीं होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पहले किया गया क्वेश्चन चेक ना हो, तो उसको कट करके आ जाओ। ठीक है, उसको छोड़ के मत आना। बहुत ही बच्चों वाली बातें, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी। देखिए, सेक्शन ए जो होता है वो आपका है ओबी और ओटी का, और जो सेक्शन बी है वो है आपका आईआर और एचआरएम का। क्वेश्चंस देखिए किस तरह के हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस इस बार आपके बनाए गए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, तब भी आप उस क्वेश्चन को छोड़ के मत आइए। उस क्वेश्चन का जो लिटरल मीनिंग है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए और फिर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है गोल सक्सेशन। पहले यहाँ पे देखते हैं कि हर एक, ये जो फर्स्ट है ये कंपलसरी क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना ही है। ये 10 मार्क्स के हैं, हर एक 5 इसमें सब क्वेश्चंस हैं जो हर एक 10 मार्क्स का है, तो टोटल आपके 50 मार्क्स का ही बनता है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 150 वर्ड्स में आंसर करना है। यूजुअली हम ये लेके चलते हैं कि जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसे आप 10 से 12 वर्ड्स में आंसर करते हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 150 वर्ड्स का बोला है, इसलिए 150 वर्ड्स में आप आंसर करना। और आगे भी कोशिश करना कि आप हर एक, जैसे 20 मार्क का क्वेश्चन है तो उससे आप 250 वर्ड्स में 250 to 300 वर्ड्स में आंसर करें। जिस तरीके से इन्होंने बोला है उसी तरीके से आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, अब इसमें पहला क्वेश्चन है गोल सक्सेशन।
गोल सक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल टॉपिक बनता है। इसमें हम व्हेन वी सक्सीड, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जब पुराने गोल इररिलेवेंट हो जाते हैं या फिर इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं या फिर सब्सिक्वेंट गोल्स बन जाते हैं, तो हम नए गोल्स पे शिफ्ट करते हैं, नए गोल्स सक्सीड करते हैं, उनकी प्लेस में आते हैं, उनको रिप्लेस करते हैं या प्रायोरिटी में आ जाते हैं, तो उसे हम गोल सक्सेशन कहते हैं। तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, एज इट इज आपने ओबी में इस टॉपिक को अपन ने पढ़ा है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आया गया है, तो इसका मतलब एक और पॉइंट आप लेके चलिए कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सब आप एक बार देखिए, सारे क्वेश्चंस को देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से, क्योंकि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बहुत पुराना क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है कि एक मैनेजर के अंडर कितने लोग काम करते हैं, कितने वर्कफोर्स को मैनेज करता है, उसे हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल भी इस पे बेस्ड है, हमने कई चीजें इसके बारे में पढ़ी है, आप इसमें लिख सकते हो। देन कम्स मैनेजरियल ग्रिड, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि मैनेजरियल ग्रिड क्या होता है। क्वालिटी सर्कल एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसपे हमने एक वीडियो भी बनाया है, डायरेक्ट वीडियो बनाया है कि व्हाट इज क्वालिटी सर्कल, पूरी डिटेल अबाउट क्वालिटी सर्कल आपको उस वीडियो में मिलेगी। देन कम्स परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी, ये आपका आता है ओबी का क्वेश्चन। जब हम परसेप्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसी चैप्टर में हमने परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। ये इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, हर एक इट इज बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत डायरेक्ट है। तो ये जो पांचों क्वेश्चन इस बार पूछे गए, टर्म्स में पूछे गए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। आगे भी देखिए, आगे आप देखेंगे कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड रैशनल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ओटी के अंदर जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसके अंदर हम सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। उसी में हम डायरेक्टली पढ़ते हैं कि क्या डिसेंट्रलाइजेशन होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब हम उसके अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन डिसाइड किया जाता है। हमने देखा था कि एक कॉन्टिन्यूम है, और हमने यहाँ पे देखा था कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस कैसे बैठाया जाता है। उस समय हमने डिसेंट्रलाइजेशन के बाद प्रॉस एंड कॉन्स सब डिस्कस किए थे, तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देन कम्स लाइन मैनेजर्स ओरिएंटेशन डिफर कंसिडरेबली फ्रॉम दैट ऑफ एक्सपर्ट एडवाइजर्स। आपको ये क्वेश्चन अलग लग सकता है, लेकिन ये अलग क्वेश्चन नहीं है। स्ट्रक्चर्स में ही हम लाइन एंड स्टाफ पढ़ते हैं, और एक बहुत बड़ी डिबेट है बिटवीन लाइन एंड स्टाफ, जनरल मैनेजर्स और स्पेशलिस्ट के बीच में जो डिबेट होती है, वही डिबेट यहाँ पे डिस्कस की गई है कि जो लाइन मैनेजर्स ओरिएंटेशन होता है वो एक्सपर्ट एडवाइजर से कितना डिफरेंट होता है। तो हमने इसके बारे में भी बहुत डिटेल में अपनी वीडियोस में भी बात की है कि किस तरीके से लाइन एंड स्टाफ का कॉन्फ्लिक्ट होता है, किस तरीके से उन दोनों में डिफरेंस होता है, उनके डिसीजन मेकिंग में डिफरेंस होता है। तो आप आसानी से लिख सकते हो। और ये जो सी क्वेश्चन है, ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इट इज सिंपली अबाउट नियो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। तो इसको हमने बहुत डिटेल में अपनी वीडियोस में भी डिस्कस किया है। लास्ट में एक हमने एक समरी भी देखा था, सारी थ्योरीज की समरी हमने देखी थी कि किस तरह की थ्योरीज हैं, क्या बेसिक अप्रोचेस होती है, क्या बेसिक फीचर्स होते हैं हर एक थ्योरी के। तो एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। तो ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के बारे में ये थ्योरी क्या क्या कहती है, तो आप ये बहुत ही बेसिक है, ये पूरा ओटी आपके सामने है कि क्लासिकल थ्योरी आया, न्यू क्लासिकल थ्योरी आया, फिर उसके बाद में हमने मॉडर्न अप्रोच दिखा। तो ये सब उसी के अंदर है, बहुत सिंपल, आई थिंक आप इसमें लिख सकते हो। अभी तक जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है और जो सेकंड क्वेश्चन आया है, कहीं पे भी हमें करंट से रिलेटेड कोई बहुत ही टफ टॉपिक नहीं दिखा है, कोई बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं दिखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। आगे के क्वेश्चन देखिए, देयर इज अ नीड फॉर इंटीग्रेटिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। हेनरी फ्योल का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि देयर शुड बी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल गोल टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि सबऑर्डिनेशन नहीं, इस तरीके से मिक्सिंग होनी चाहिए, मतलब गोल कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए। हमने एक बात की थी व्हाट इज गोल कॉन्ग्रुएंसी, तो यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इंडिविजुअल और एम्प्लॉय के गोल के साथ कॉन्ग्रुएंट बनाया जाए, उनके साथ इंटीग्रेट किया जाए, ताकि हम उनसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस ले सकें और उनको भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सके, है ना। तो वो ये उसी के बारे में डिस्कस कर रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, ये ओबी का टॉपिक है, हमने बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, विथ अ व्यू टू टेकिंग एडवांटेज ऑफ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, इट इज डिजायरेबल टू मेजर देयर पर्सनालिटी। आप अब तक ये तो समझ गए हैं कि ओबी के अंदर दो चैप्टर हैं आपके, पर्सनालिटी और परसेप्शन, और ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पर्सनालिटी की थ्योरीज हैं, जिस तरीके से पर्सनालिटी डिटरमाइन की जाती है, पर्सनालिटी के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या इंपैक्ट आता है, परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन का मैनेजमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, मैनेजमेंट का परसेप्शन के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, इंडिविजुअल परसेप्शन, एम्प्लॉयज के परसेप्शन के ऊपर, वो उन सब के
बारे में, उन सब के बारे में हमने इन डिटेल में ओबी के अंदर पढ़ा है। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें से भी ये पूछा गया था, और ये जो ये थर्ड क्वेश्चन है इसमें भी पर्सनालिटी और परसेप्शन के बारे में पूरा ओबी में से पूछा गया है। तो आप इसमें लिख सकते हो डायरेक्टली। आप अगर जब पर्सनालिटी का चैप्टर पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड वेरियस मेथड्स फॉर मेजरिंग पर्सनालिटी। जब आप परसेप्शन पढ़ेंगे, जब आप जानोगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ परसेप्शन और किस तरीके से मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में परसेप्शन को इम्पैक्ट कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, इसमें हमने बहुत डिटेलिंग में बात की है। आप जो चैनल पे वीडियोस हैं उनको भी रेफर कर सकते हैं फॉर योर और अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है ये अभी फर्स्ट सेक्शन में ही चल रहा है, मतलब हम ओबी और ओटी का ही डिस्कशन कर रहे हैं अभी। जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में ए पार्ट में क्या बोला गया है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फोर्थ का ए पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज के ऊपर क्वेश्चन आया है। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप सब आंसर कर सकते हैं कि चेंज को मैनेज करने के लिए हम कैसे टेक्नोलॉजी, सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस को यूज करते हैं। तो तीनों पॉइंट से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्वेश्चन ने आपको इलैबोरेट बोला है, मतलब एक्सप्लेन करना है, आपको डिस्कस करना है, डिटेलिंग में बताना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन चेंज को मैनेज करने के लिए हम किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस पे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने होते हैं एक डेमोक्रेटिक सेटअप में कि चेंज आपके पर्सनल, आपके एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट कर लें। तो दीज आर लाइक वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर मॉड्यूल। जो भी आपका बेस मटेरियल होगा उसमें से काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। अभी इस पूरे क्वेश्चंस को देख के, इस पेपर को देख के मुझे ये समझ में आया कि अगर आप किसी एक बेसिक रेफरेंस बुक के साथ जाते हैं, उस बेसिक रेफरेंस बुक को आप अच्छे से पढ़ते हैं और साथ में आप कोई भी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कहीं से भी, किसी भी कोचिंग के नोट्स हो गए या फिर हमारी वीडियोस हो गए, हमारे चैनल के वीडियोस, अगर आप अपने इस चैनल के वीडियोस भी देखते हैं और वो पूरी अंडरस्टैंडिंग उस कॉन्सेप्ट की लेके उसे करंट टॉपिक्स के साथ रिलेट करते हैं, तो आप आसानी से कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रोल कॉन्फ्लिक्ट। ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इस बार। आई थिंक दिस इज रियली वेरी नाइस क्वेश्चन पेपर दैट यू हैव गॉट फॉर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। तो वी डो नॉट नो कि नेक्स्ट 2020 में कैसा पेपर आएगा, लेकिन इसमें बहुत काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे जो आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपको बुक से मिलेंगे, जिनमें आपको बहुत ज़्यादा अपना दिमाग भी नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नहीं करने हैं। तो व्हाट आर द कॉजेज एंड मेथड्स टू ओवरकम रोल कॉन्फ्लिक्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर ट्रांजैक्शन एनालिसिस एक कंप्लीटली सेपरेट टॉपिक है जो हमने कवर किया है एक सेपरेट वीडियो के थ्रू, तो वो भी बहुत आसानी से आप यहाँ पे लिख सकते हो। इट इज़ अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सनल बिहेवियर। तो बहुत ही डायरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट को भी आसानी से आप इलैबोरेट कर सकते हो। तो ओवरऑल OT-OB का काफ़ी अच्छा पेपर आया है और काफ़ी खुशी हो रही है पेपर देख के, और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने इस चैनल से प्रिपरेशन की होगी उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि हमारी ही वीडियोस में से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। मतलब एक तरीके से वीडियोस को तो क्या बोलूँ मैं, जो हमारे सिलेबस जो UPSC ने दिया है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है, आगे अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारे OB-OT का हाल। अब देखते हैं कि HR और IR में से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो HR और IR का चूंकि इस चैनल पे कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी अगर आपने सिर्फ उतना पढ़ा है जितना हमने चैनल पे पढ़ाया है, तब भी आप HR और IR में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। जॉब स्पेसिफिकेशन डायरेक्टली हमने कवर किया था। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक सेपरेट वीडियो हमने डायरेक्टली इस पे दिया था। ट्रेड यूनियन राइवलरी एक डायरेक्ट वीडियो है। ट्रेड यूनियन के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं, जब हम ट्रेड यूनियन राइवलरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एग्जिट पॉलिसी हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आपने जनरल GS पढ़ा है, तो आप आराम से एग्जिट पॉलिसी के बारे में जानते हैं कि एग्जिट पॉलिसी क्या होती है। इट इज़ जिस तरीके से इन दिनों जो लॉज लाए गए हैं वो इसीलिए लाए गए हैं ताकि एग्जिट पॉलिसी आसान बने, ताकि अगर आपको किसी इंडस्ट्री से बाहर निकलना है तो आप उस इंडस्ट्री से बाहर कैसे निकलोगे, बिजनेस को बंद कैसे करोगे, वो एग्जिट पॉलिसी बताती है। तो आप इसमें उस तरीके से लिख सकते हो। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको इस कोई टर्म नया लगता है, उसके बारे में कुछ नहीं भी आता है ना, तो उसके लिटरल मीनिंग से जाके उसको समझ के आप लिखोगे, तब भी आप काफ़ी हद तक उसके पास पहुंच जाओगे। देन कम्स वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी। ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है,
जो हमने चैनल पे डिस्कस नहीं किया। देखो वेजेस वर्सेस प्रोडक्टिविटी इज पर्टिकुलरली कि किस तरीके से आप वेजेस को प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक करोगे। कई बार आप हाई वेजेस पे कर रहे हो लेकिन वो आपको प्रोडक्टिविटी नहीं दे रही है ना, और कई बार आपकी वेजेस बहुत कम है लेकिन वर्कर्स आपको बहुत प्रोडक्टिविटी देते हैं। तो वेजेस वर्सेस प्रोडक्टिविटी ये डिबेट है एक तरीके से, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा सोच समझ के वैसे लिख सकते हो, अदरवाइज दिस इज समथिंग न्यू दे हैव आस्क्ड। देन कम्स, अब देखिए बाकी क्वेश्चन देखिए, मेरे को एक समझ में आया कि इन दिनों की ये यूजुअली कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल में आपको जो मैनेजमेंट की वर्क टर्म्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे कि इस बार पूछा गया मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के बारे में, पिछली बार बीपीआर के बारे में भी पूछा गया था। ऐसे इस तरह के जो वर्क कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मैनेजमेंट के, जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सिक्स सिग्मा, इनके बारे में कई बार ये पूछ लेते हैं। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एज सच हमने आई गेस शायद नहीं हमने कवर किया है चैनल पे, लेकिन आपको पता जैसे कि अगर आपको पता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अगर नहीं भी पता है तो जरा सोच के देखिए, आपने कभी कंट्रोल बाय एक्सेप्शन पढ़ा होगा कि इफ यू गो ऑन कंट्रोलिंग एवरीथिंग यू एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग, है ना। उसी तरीके से मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, इफ यू गो ऑन मैनेजिंग एवरीथिंग यू एंड अप मैनेजिंग नथिंग। इसका मतलब ये है कि आपको कई बार प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि आपको ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ें, कौन से सेक्टर्स में आपकी सुपरविजन की ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से सेक्टर्स पे आपको कम ध्यान देना है। या फिर आप कह सकते हो जिन जिन जगह पे जहाँ पे सिग्निफिकेंट डिविएशन हुआ है प्लान्ड या बजटेड फिगर से, उन सेगमेंट्स में आप ज़्यादा ध्यान दोगे। तो उस तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन वही है कि जिसमें आप इंपॉर्टेंट एरियाज पे, क्रिटिकल एरियाज पे फोकस करते हैं। तो इसकी लिमिटेशन क्या होगी, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा है तो जनरल नॉलेज से आप इसकी लिमिटेशंस लिख सकते हो कि हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज आपने नजरअंदाज कर दिए हों क्योंकि आप सिर्फ क्रिटिकल एरियाज की तरफ जा रहे हो, और कुछ छोटी छोटी चीजें बन के बिजनेस को ज्यादा नुकसान फ्यूचर में पहुंचा सकती है। तो कैसे उसको ओवरकम किया जाए, किस तरीके से हम उसको चेक करेंगे, तो आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपने नहीं पढ़ा है। अदरवाइज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है मैनेजमेंट का, वो कॉन्सेप्ट है। तो अभी मैं जो भी 2020 के स्टूडेंट्स हैं उनको कहूंगी कि जो भी वर्क कॉन्सेप्ट्स है, भले ही आपकी बुक में ना हो, कोई भी नया कॉन्सेप्ट अगर आपको दिखे मैनेजमेंट का, तो उसके बारे में एक रीडिंग ले लेना, उसको एक समझ लेना, ताकि आप अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आंसर कर सको। देखिए उसके बाद ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है आईआर का कि फंडामेंटल एम आईआर का होता है ताकि एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में साउंड रिलेशन बन सके। एक तरीके से ट्रेड यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कह दो, वर्कर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कह दो कि साउंड रिलेशन हो। तो व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस, ये जो हमारा फर्स्ट सेकंड वीडियोस थे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के, उसी में हमने डिस्कस किया था एक तो मेन गोल और मेन एम ऑफ आईआर, और ये भी डिस्कस किया था कि क्या अप्रोचेस है। ध्यान देना यहाँ पे भी उन्होंने एक्सप्लेन करने को कहा है। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट 5 से 7 नंबर का आंसर आपको इसको देना है, और बाकी 12 से 12 नंबर का आंसर आपको इसको देना है, इंडस्ट्रियल अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इस जो स्टेटमेंट दिया है इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं इनको आप ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट देखो, द कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी लेबर वेलफेयर प्रोविजंस इन इंडिया इज हाफ हार्टेड। ये क्वेश्चन भी हमने जब लेबर लॉज इन इंडिया की बात की थी, जब हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में क्या क्या लेबर लॉज हैं और इंडिया की लेबर लॉज में क्या फ्लॉज हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या कमियां हैं इंडिया की लेबर लॉज में। वहां पे हमने बात की थी कि इंडिया के लेबर लॉज हैं जो वेलफेयर प्रोविजंस हैं ये हाफ हार्टेड हैं और इनएडिक्वेट हैं। तो ये भी पूरा आईआर की वीडियो में हमने डिस्कस किया है। उसके बाद देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया हैज नॉट डेवलप्ड ऑन हेल्दी लाइंस। ये जब हमने ट्रेड यूनियन की बात की थी, ट्रेड यूनियन मूवमेंट की बात की थी इस चैनल पे आईआर के वीडियोस में, जब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में जॉब एनालिसिस, ये तो पूरा का पूरा एक वीडियो है, सेपरेट एचआरएम का वीडियो है हमारा, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि जॉब एनालिसिस क्या होता है, क्या पर्पस है, क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, क्या मेथड है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सब कुछ हमने डिस्कस किया था। तो ये आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपने एचआर के वीडियोस देखे या फिर एचआर आपने जनरल पढ़ा है, तब भी आप आंसर कर पाओगे। उसके बाद देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये भी हमने कवर किया है।
अब मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि कौन से वीडियो में, लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल हमने HRM में कवर किया है कि व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक्चुअली व्हेन यू अप्रेज द परफॉर्मेंस ऑफ योर इंडिविजुअल ऑफ योर एम्प्लॉय, पर्टिकुलरली आप ये देख रहे हैं कि एम्प्लॉय ने जो काम किया है वो कितना सही किया है, कितना गलत किया है, उसमें इंप्रूवमेंट के कहाँ चांसेस होते हैं। तो ये हमेशा क्रिटिसिज्म नहीं होता, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, जहाँ में हम उसे सुधार करने के लिए बता सकते हैं कि किस तरीके से वो सुधार करेगा। तो सिर्फ अप्रेजल करने के लिए या सैलरी डिसाइड करने के लिए या सिर्फ प्रमोशंस वगैरह डिसाइड करने के लिए नहीं होता, बल्कि अकम्पलिशमेंट के लिए और परफॉर्मेंस के इम्प्रूवमेंट के लिए भी होता है कि जो एम्प्लॉय की जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है उसको आप इम्प्रूव कर सको, और अगर एम्प्लॉय ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो उसे सेटिस्फैक्शन दे सको, रिकॉग्निशन दे सको। तो ये एक परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो 7th क्वेश्चन इज ऑल्सो क्वाइट ईजी, आप देख सकते हो, देखिए सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चन हैं। देन देखिए 8th का क्वेश्चन नंबर ए क्या है, सिलेक्शन इज वर्चुअली अ काइंड ऑफ एलिमिनेशन प्रोसेस। देखो साफ हमारी बात हुई कि सिलेक्शन क्या होता है, नेगेटिव प्रोसेस होता है, और जो आपका रिक्रूटमेंट होता है पॉजिटिव होता है। ये भी हमने देखा था क्यों होता है, कैसे होता है, एलिमिनेशन क्यों कहा जाता है उसको, सिलेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब हमने इसमें डिस्कस किया था। इसलिए आप अगर सिलेक्शन आपने प्रिपेयर किया है, आपके बेसिक सही हैं, आपने रेफरेंस बुक को अच्छे से पढ़ा है, तो इस बार का पेपर आपके लिए काफ़ी आसान होता। उसके बाद देखो ILO, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये मुझे थोड़ा सा क्रिटिकल लगा और थोड़ा डिफिकल्ट लगा, या मैं कहूँ ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया आपको। ILO हमने ऑल्दो बात की थी चैनल पर, लेकिन हमने ये जो रिकमेंडेशन है ILO की रिलेटेड टू इंटरनेशनल वर्कफोर्स, ऑल्दो इंटरनेशनल वर्कफोर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, पास्ट ईयर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरनेशनल लेबर फोर्स के बारे में। पूछा गया है कि इंटरनेशनल वर्कफोर्स पे जो रूल्स हैं उन्हें इंटरनेशनल ट्रेड के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन ये मैंने मिस कर दिया और मैंने इस पे बात नहीं की थी चैनल पे। इट इज़ अबाउट कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंडेशंस दी हैं कि इंटरनेशनल वर्कफोर्स से रिलेटेड जो लेबर प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे मिनिमाइज किया जाए, और इंडिया में किस तरीके से उसे फुलफिल किया गया है। ये मुझे एक अच्छा क्वेश्चन लगा है। तो आप जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, आपके पास अगर इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी मैटर अगर आपके पास है, आपको इसका आंसर अगर आपको आता है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप मुझे मेल कीजिए, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये एक नया क्वेश्चन मुझे लगा इस पेपर में। देन कम्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्या कॉजेज होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने वीडियोज़ में डिस्कस किया है। क्या स्टेप्स लिए जाते हैं प्रिवेंटिंग एंड सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन इंडिया, ये भी हमने पूरा डिस्कस किया है। देखो एज सच बोलें कि करंट अफेयर से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आया है तो नहीं, पेपर 2 में कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं आया है, लेकिन इनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे जहाँ जहाँ रिलेवेंट कोई करंट अफेयर इवेंट हुआ है उसे आप मेंशन कर सकते हो। लेकिन इस बार का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर था। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर आपको आसान लगा होगा। जिन जिनके एग्जाम्स हो गए हैं, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको इस बार का क्वेश्चन पेपर कैसा लगा, कैसा क्वेश्चन पेपर था, क्या इस चैनल की वीडियोस ने आपकी कोई भी मदद की है इस बार के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर का एक डिटेल्ड एनालिसिस करूं, आप चाहते हैं कि मैं पूरे आंसर्स के साथ आपको बताऊं कि क्या क्या आंसर्स आएंगे, क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस चैनल को अगर ये चैनल आपकी थोड़ी भी मदद कर रहा है तो और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें, और काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास हमारी रीच पहुंचे और हमें भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले इस चैनल पे काम करने का। तो आई होप इस बार का जो पेपर था उसको देखकर हमें काफ़ी सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि जो हमने पढ़ाया था उसमें से काफ़ी कुछ इस बार एग्ज़ाम में आया। अगर आपको भी ऐसा लगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में अगली बार। हो सकता है पेपर 1 का रिव्यू मैं लेकर आऊँ आपके लिए अगली बार, अगर आप चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।